हाय दोस्तों, मैं कैलाश सर फिर से अपने चैनल यूट्यूब KKGS रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम क्लास 9th के बेसिक चीज़ों का अध्ययन करेंगे। मतलब 9th वाले बच्चों को ये पूरा डिटेल जानकारी दी जाएगी कि इनके जो बायोलॉजी का पहला पार्ट होता है, ये 9th का पहला वीडियो होगा। तो बता सकते हैं कि क्लास 9th का ये प्रथम वीडियो है, सबसे पहले पहला वीडियो है और आपका ये बायोलॉजी का है। बायोलॉजी बोले तो जीव विज्ञान का है। आप बता सकते हैं कि ये कोशिका, हम कोशिका के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे कि कोशिका क्या होते हैं, कोशिका कितने प्रकार होते हैं, कोशिका का कार्य क्या होता है, बारी-बारी से स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे बता सकते हैं कि जो बायोलॉजी में पहला पार्ट है 9th का भैया, देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है जीवन की मौलिक इकाई। आप बता सकते हैं भैया जीवन की मौलिक इकाई। ये जो फंडामेंटल होते हैं कि जीवन की मौलिक इकाई क्या होते हैं, इसमें क्या पाए जाते हैं, यही पूरा हम अध्ययन करेंगे। तो हम यहाँ पे आप बता सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कोशिका के बारे में समझेंगे। तो बस देखिएगा भैया, आप बता सकते हैं कि सेल माने क्या होता है, कोशिका होता है। सेल माने क्या होता है, कोशिका होता है। और कोशिका बता सकते हैं कि कोशिका होता क्या है, इसकी परिभाषा भैया बता सकते हैं कि कोशिका किसी जीव की वह संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है कि जिससे पूरे शरीर में पूरा ही कोशिका पाया जाता है। आप बता सकते हैं कि किसी जीव में कोशिका उसकी शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। या तो बता सकते हैं कि यूनिट ऑफ सेल एनी ऑर्गेनिज्म बॉडी। यूनिट ऑफ सेल एनी ऑर्गेनिज्म बॉडी कहने का मतलब कि हर एक जंतुओं में कोशिका उसकी एक इकाई होती है। जैसे अभी एक कमरे की इकाई क्या होती है, ईंट होती है। तो भैया वैसे आप बता सकते हैं कि जो कोशिका होती है वो पूरे जीव की क्या होती है, इकाई होती है। अब एक यहाँ पे आप ध्यान समझिएगा, जैसे आप बता सकते हैं कि अगर हम 1 किलोमीटर की बात करेंगे तो भैया बताइएगा 1 किलोमीटर में आप बता सकते हैं कि 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब सोच लीजिएगा कि 1 किलोमीटर में अगर 1000 मीटर होंगे तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस 1000 बनने के लिए पहले 100 मीटर लगा होगा कि नहीं भैया। तो 10 बार 100 मीटर बने होंगे तब जाके कितना बना होगा, 1000 मीटर बने होंगे। अगर ये पूछा जाए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर की इकाई क्या है, तो 100 मीटर है। अब देखिएगा भैया, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, तो था 600 मीटर, 700 मीटर। तो 1000 मीटर में एक एक 100 मीटर इकाई है कि नहीं। उसी प्रकार आप बता सकते हैं कि कोशिका हमारे शरीर की सृजनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर संपूर्ण शरीर का विकास होता है। तो 9th वाले बच्चे आप बता सकते हैं इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। इनकी पूरी वीडियो बायोलॉजी का इन अपने ही KK रिसर्च सेंटर पे पूरा उपलब्ध कराया जाएगा भैया। मैं कैलाश सर। आप बता सकते हैं कि जो वीडियो नंबर 1 है भैया बायोलॉजी का कोशिका सेल है जीव विज्ञान की मौलिक इकाई क्लास 9th का है। तो पहला देखिएगा, अब यहाँ पे हम बारी बारी से एक एक मूलक का वर्णन करेंगे, एक एक पॉइंट का। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। आप बता सकते हैं कि विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं वही साइटोलॉजी विज्ञान कहलाता है भैया। ये कारण आप बता सकते हैं कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी। तो देखिए यहाँ पे आप बता सकते हैं कि सेल माने क्या होता है, कोशिका। अब सेल, अब देखो साइटोलॉजी हो जाएगा। तो सेल माने कोशिका होता है, लॉजी माने अध्ययन करना। तो साइटोलॉजी में अध्ययन हम करते हैं किसका, कोशिकाओं का। तो पहला पॉइंट कह रहा है भैया कि कोशिकाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। दूसरा पॉइंट बता रहा है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था। तो आप बता सकते हैं भैया सर्वप्रथम कोशिका का खोज आप बता सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने किए थे 1665 में। लिखा गया सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे 1665 में। तो जब इन्होंने सर्वप्रथम कोशिका का खोज किया था, लेकिन कारण क्या था भैया ध्यान दीजिएगा कि रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह जीवित कोशिका नहीं था, वो आपका मृत कोशिका था। मृत कोशिका का खोज किसने किया था भैया, रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। और आप बता सकते हैं कि इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, कोशिका का अध्ययन तो रॉबर्ट हुक ने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका अध्ययन करने में मतलब इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है भैया, आप बता सकते हैं रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। और किसमें देखिए 1665 में। तो ऐसे चीजों को हम लोग क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे भैया कि साइटोलॉजी ऑफ फादर किसे कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। अब अगली पॉइंट क्या कर रहा है, जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। तो बता सकते हैं अगर मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था भैया, तो आप बता सकते हैं जीवित कोशिका का खोज किस सन में हुआ था, 1674 में हुआ था। किस सन में हुआ था, 1674 में हुआ था भैया। और इसका खोज करने वाले थे एंटोनी वान लुवेनहाक। किसने किया था, एंटोनी वान लुवेनहाक ने किए थे। एंटोनी वान लुवेनहाक ने किया था। आप बता सकते हैं कि इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ
बेसिक्टोलॉजी कहा जाता है। तो साइटोलॉजी कहा जाता है रॉबर्ट हुक को, बेसिक्टोलॉजी कहा जाता है एंटोनिवा लुवेनहान को। तो जीवित कोशिका का खोज, कोशिका की बताया गया ना, कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर संपूर्ण शरीर का विकास हुआ है भैया। तो आप बता सकते हैं कि कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। इसका सर्वप्रथम अध्ययन रॉबर्ट हुक ने किया था मृत कोशिकाओं का, उन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। जीवित कोशिका का खोज एंटोनी वान लुवेनहाक ने किया था 1674 में, इन्हें फादर ऑफ बेस्कुटोलॉजी कहा जाता है भैया। अगला पॉइंट क्या है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, थ्योरी ऑफ सेल किसने दिया था, थ्योरी ऑफ सेल किसने दिया था भैया, थ्योरी ऑफ सेल देने वाले थे स्लाइडन और स्वान। स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया था। आप बता सकते हैं कोशिका सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेल किसने प्रतिपादित किया था, स्लाइडन और स्लाइन, स्लाइडन और स्लाइन, स्लाइडन और स्लाइन। आप बता सकते हैं भैया स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। फिर आप बता सकते हैं सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, मतलब पूरे शरीर में हर जीव में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है भैया। अब बताए सबसे छोटी कोशिका होता है माइक्रोप्लाज्म। क्या होती है, माइक्रोप्लाज्म। ये जीवाणु कोशिका होता है, सबसे छोटी कोशिका होती है जीवाणु कोशिका। सबसे छोटी क्या कोशिका क्या होती है भैया, आप बता सकते हैं सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म होती है, जिसे हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं, पीपीएलओ। क्या कहते हैं, पीपीएलओ। पीपीएलओ का मतलब भैया होता है, पी से होता है प्लूरो, फिर पी से होता है निमोनिया, एल से होता है ऑर्गेनिज्म लाइक होता है, और ओ से क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है। पीपीएलओ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, फ्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे निमोनिया में पी साइलेंट है, इसीलिए भैया यह निकल रहा है। तो सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए माइक्रोप्लाज्म कर सकते हैं, ये जीवाणु कोशिका है। अगर इसे नहीं कर सकते तो शॉर्टकट में पीपीएलओ कर सकते हैं, फ्लोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। फिर आप बता सकते सबसे बड़ी कोशिका का कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग अंडा। सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो बता सकते हैं सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका क्या है, तंत्रिका कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका क्या है भैया, तंत्रिका कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका कहते हैं भैया। आप बता सकते हैं कि जिसमें न्यूरॉन का अध्ययन करते हैं न्यूरोलॉजिस्ट कहलाता है, जिसमें अध्ययन का न्यूरॉन का अध्ययन करते हैं न्यूरोलॉजी कहलाता है। इसे हम नर्वस सिस्टम कर सकते हैं, तंत्रिका तंत्र को क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। यह सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्म होता है भैया। अगर हम मनुष्यों में बात करेंगे तो मनुष्य दो भागों में बांटे गए, नर और मादा बांटे गए भैया। नर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु होती है, मादा में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। अंडाणु शुक्राणु के अपेक्षा क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा भैया। नर में छोटी कोशिका शुक्राणु होती है, मादा में अंडाणु होती है। तो जो शुक्राणु होते हैं वो अंडाणु के अपेक्षा क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और जो अंडाणु होते हैं शुक्राणु के अपेक्षा क्या होते हैं, बड़े होते हैं। आप बता सकते हैं कि तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। जो तंत्रिका कोशिका होता है इसमें किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। हमारे ब्रेन में तंत्रिकाएं कोशिकाएं पीछे से हमारे मिर्र से आके जुड़े होते हैं। जब भैया आप बता सकते हैं सिर में चोट लगता है तो तंत्रिकाएं कोशिका डैमेज हो जाती है और उनका विभाजन नहीं होता है, वो जल्दी ठीक नहीं हो पाती। यहाँ पे लिखा गया है तंत्रिका कोशिका में कोई किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, जिसके कारण सिर में चोट लगने से इंसान की तुरंत मौत हो जाती है। ध्यान दीजिएगा भैया। अगर आप बता सकते हैं कि तंत्रिका कोशिका हमारे न्यूरॉन से पीछे से मिर्र जाके जुड़ा होता है हमारे खोपड़ी में, और जब किसी को सर पे चोट मारा जाता है भैया डंडा से या तो किसी लाठी से या तो किसी राड से मारा जाता है, तो अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमारी जो डैमेज कोशिकाएं होती है, मतलब जो न्यूरॉन की तंत्रिका कोशिका होती है, जो ब्रेन होते हैं वहाँ की कोशिकाएं डैमेज हो जाती है, उसमें पुनरावृत्ति की क्षमता नहीं होती है, द्विभाजन नहीं कर पाती, और धीरे धीरे क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होने लगता है, जिससे इंसान की क्या होती है, मौत हो जाती है। तो बता सकते हैं भैया कि तंत्रिका कोशिका में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है सिर में। यही कारण है कि सिर में चोट लगने से इंसान की तुरंत जान चली जाती है, इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। आप बता सकते हैं कि लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका वजन 1500 ग्राम होता है। इसमें विभाजन की क्षमता होती है। लीवर में अगर कोई कोशिकाएं डैमेज हो जाती है तो लीवर अपना क्या करते हैं, उस कोशिकाओं को ठीक कर लेता है भैया। तो आप बता सकते हैं कि ये हमारा थोड़ा सा उम, जीवन की मौलिक इकाई का कुछ बेसिक जानकारी था भैया। अब आगे हम बात करेंगे कि कोशिका के अंग, कोशिकांग भैया सेल ऑर्गन्स किसे कहते हैं, कोशिका में पाए जाने वाले अंग। तो ये छोटा सा एक बेसिक चीज था 9th वाले बच्चों के लिए, फर्स्ट वीडियो था बायोलॉजी का, इनके पहले पार्ट से लिया गया था। जीवन के मौलिक इकाई होते हैं, जीवन की हमारी मौलिक इकाई क्या होती है, कोशिका पढ़े भैया। अब कोशिका में पाए जाने वाले कितने अंग होंगे, तो ये आप एक शॉर्ट स्किल ले लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट स्किल ले लिए भैया। अब आगे वाले वीडियो में आप बता सकते हैं कि इसी वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, कोशिका के अध्ययन क्या होते हैं, तो पूरा कोशिका में पाए जाने वाले कितने कोशिकांग होते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ कोशिका के बारे में हो गया था, अब जानेंगे कोशिकांग क्या होते हैं। मतलब कोशिकांग सेल आर्गन किसे कहते हैं, सेल आर्गन बोले भी आप बता सकते हैं कोशिका में पाए जाने वाले अंग। कोशिका में पाए जाने वाले अंग क्या होते हैं, तो आप बता सकते हैं कोशिका के बारे में हमने पूरी जानकारी ले ली। अब आगे देखेंगे कोशिकांग क्या होते हैं। तो जो कोशिकांग होते हैं इनके इनमें क्या होते हैं, कोशिकांग में बता सकते हैं भैया कि जीव द्रव होता है। तो बता सकते कोशिकांग में क्या होते हैं, जीव द्रव होते हैं। जीव द्रव को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं।
तो कोशिका में एक तरल पदार्थ पाया जाता है जो लसदार और गाढ़ा होता है, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो ये प्रोटोप्लाज्म क्या होते हैं? इसका जो प्रोटोप्लाज्म शब्द दिए थे, ये शब्द देने वाले थे भैया पुरकिंजे देने दिया था। इसमें 3 वैज्ञानिक थे, पुरकिंजे थे, डुजार्जिन थे, हेक्सले थे। तो पुरकिंजे ने नाम दिया था, डुजार्जिन ने देखा था, हेक्सले ने प्रतिपादित किया था। तो बताएँगे कोशिका में पाए जाने वाला एक तरल पदार्थ होता है जिन्हें जीवद्रव्य कहा जाता है। यह गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। इसमें 80% क्या होते हैं? जल होते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं। ये जीवद्रव्य क्या होते हैं? कोशिका में पाए जाते हैं, 80% जल होता है, तरल और गाढ़ा पदार्थ होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कोशिका द्रव्य, जिसे हम भैया बताएँ साइटोप्लाज्म कहा जाता है, और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो यह भैया न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। एक होता है कोशिका द्रव्य, एक होता है केंद्रक द्रव्य, और ये किसके भाग होते हैं? जीवद्रव्य। तो बता सकते हैं कि प्रोटोप्लाज्म डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, वन पार्ट ये आप बता सकते जीवद्रव्य क्या होते हैं? 2 पार्ट में विभाजित होते हैं। वन पार्ट साइटोप्लाज्म एंड सेकंड पार्ट पार्ट द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो बता सकते हैं भैया कि अब ये जो सेल ऑर्गन्स होते हैं, इनमें प्रेजेंट इन एनी टाइप्स ऑफ द ऑर्गन, ध्यान दीजिएगा भैया। आप बता सकते हैं क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है, कोशिका झिल्ली होता है, माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक। तो कोशिका द्रव्य में क्या पाया जाता है भैया? कोशिका भित्ति पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका पाया जाते हैं, केंद्रक पाया जाते हैं, लाइसोसोम गाल्गी बॉडी। तो हम जानेंगे कोशिका भित्ति क्या होता है। इसे हम कह सकते हैं सेल वॉल। क्या सकते भैया? ध्यान दीजिएगा। इसे हम कह सकते हैं सेल वॉल कह सकते हैं। तो बताएंगे जो कोशिका भित्ति होती है पौधों में पाया जाता है, ये सेलुलोज की बनी होती है। कुछ जीवाणुओं में ये कोशिका भित्ति पौधों में पाया जाता है, ये सेलुलोज की बनी होती है। कुछ जीवाणु में ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है भैया। और कवकों में क्या होती है? ये काइटिन नामक झिल्ली पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा। कोशिका भित्ति पौधों में पाया जाता है, ये सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु में ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। और कवक में क्या होता है? ये काइटिन नामक झिल्ली की बनी होती है। ध्यान दीजिएगा। वो भी प्रोटीन का भाग होता है। उसका बताएंगे ये कोशिका झिल्ली क्या होता है। इसे अंग्रेजी में हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा भैया। इसे हम सीएम कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। ये आप बता सकते हैं कि जीवों में पाए जाने वाली जंतु मतलब भैया आप बता सकते हैं हम लोगों में पाए जाने कोशिका झिल्ली होती है। ये हम लोगों में क्या होता है? प्रोटेक्टिव लेयर इन कवर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। आप बता सकते हैं भैया मनुष्य में सुरक्षा कवच प्रदान करता है। और ये अर्धपारगम होते हैं। ये कुछ ही पदार्थों को अंदर अंदर जाने से क्या मतलब अंदर ही जाने देते भैया। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो ज्यादा बड़े होते हैं, ये अंदर जाने नहीं देते। ये हमारे लिपिड के या प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये सेलुलोज का बना होता है, लिपिड या प्रोटीन के बने होते हैं। कोशिका झिल्ली ये हम लोगों में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाते हैं भैया। फिर बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। बता सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने किया था। कोई कहता है मतलब अल्टमान किए थे, कोलिकर ने देखा था, सी बेंडा इसका नाम बायोप्लास्ट रखे थे। तो इसमें 3 वैज्ञानिक थे, अल्टमान थे, कोलिकर थे, सी बेंडा थे भैया। तो अल्टमान ने इसका खोज किया था। माइटोकॉन्ड्रिया बता सकते हैं ये कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। इससे हम एक करेंसी या एनर्जी भी कर सकते हैं, कोशिका का पावर हाउस कह सकते हैं, ऊर्जा का घर कह सकते हैं भैया। और आप बता सकते हैं कि ये भोज्य पदार्थों का केंद्रक होता मतलब केंद्र होता है, जहाँ से हमें ऊर्जा मुक्त होता है। और ये भैया आप बता सकते हैं हम ये ऊर्जा मुक्त करता है एटीपी के रूप में, और मुक्त करता है एडीपी के रूप में, और भैया मुक्त कर देता है एएमपी के रूप में। इसका नाम होता है एडेनोसिन मोनोफास्फेट, इसका नाम है एडेनोसिन डाइफास्फेट, और इसका नाम है एडेनोसिन ट्राइफास्फेट। आगे हम बात करें कि भैया केंद्रक क्या होते हैं। तो बताएंगे कि पहले अंतर्द्रव्य जालिका होती है। इसे भैया हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह सकते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका कह सकते हैं। इसका खोज के.आर. पोर्टर ने किया था। अंतः जालिका का खोज के.आर. पोर्टर ने किया था। ये सब कोशिका द्रव्य में ही पाए जाने वाले भाग होते हैं भैया। इसके ये 2 भाग होते हैं, एक होता है आर.ई.आर. और दूसरा क्या होते हैं? एस.ई.आर. होते हैं भैया। इसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका नाम है भैया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। आर.ई.आर. और एस.ई.आर. दोनों होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे केंद्रक होते हैं। तो केंद्रक बता सकते हैं कि इसका जब राइबोसोम के कण लगे होंगे तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका होता है। और जब राइबोसोम के कण नहीं लगे होते तो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होता है। उसमें हाथ फेरेंगे तो इसे स्मूथ दिखेगा भैया। राइबोसोम के कण लगे होंगे तो आर.ई.आर. होगा, नहीं लगे होंगे तो एस.ई.आर. होगा। अब हम बात करेंगे केंद्रक क्या होते हैं। तो बताएंगे केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। केंद्रक कंट्रोल रूम ऑफ सेल होता है, यह कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है। ये जीवन की सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाता है, कोशिका की सभी क्रियाओं को कंट्रोल करके रखता है भैया। ये आनुवंशिक लक्षण का भी वाहक होता है। लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? सुसाइड बैग कहा जाता है, आत्मघाती थैली कहा जाता है भैया। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ये आप बता सकते हैं जब कोशिकाएं नष्ट हो जाती है तो ये एंजाइम छोड़कर उस कोशिका को क्या करता है? भक्षण कर देता है और पूरे शरीर की सफाई कर लेता है। आप बता सकते हैं अगले हो जाएगा गाल्जी बॉडी। गाल्जी बॉडी को हम गाल्जी काय कहते हैं, गाल्जी अपर्चर कहते हैं। फिर भैया गाल्जी कच्छ भी कह सकते हैं, गाल्जी काय, गाल्जी बॉडी, गाल्जी अपर्चर कह सकते हैं भैया। और आप बता इसका खोज कैमलो गाल्जी ने किया था। गाल्जी बॉडी आप बता सकते हैं हमारे शरीर में ट्रैफिक पुलिस से यातायात का साधन करता है। ये शुद्ध और अशुद्ध प्रोटीनों को पहचानने का काम करता है भैया। अब हम बात करेंगे कि राइबोसोम क्या होते हैं। तो बता सकते हैं कि जो राइबोसोम होते हैं ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं भैया।
राइबोसोम बता सकते हो भैया मतलब ये प्रोटीन संश्लेषण में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। उसके बाद आप बता सकते हैं रसधानी क्या होती है, इसे वैक्यूल से कहा जाता है। ये आप बता सकते इसमें अत्यधिक जल संचित रहता है, ये पौधों में बड़े बड़े होते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में क्या होते हैं, रसदान छोटे छोटे होते हैं। हम बात करेंगे प्लास्टिड माने क्या होते हैं भैया, लवक होते हैं। लवक खोज के सिंपल नामों वैज्ञानिक ने किया था। आप बता सकते हैं लवक 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है हरित लवक, दूसरा होता है अवड़ी लवक, तीसरा होता है वड़ी लवक। जो हरित लवक होते हैं इनका कार्य क्या होता है भैया, बता सकते हैं कि जो हरित लवक होते हैं ये पौधों में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाते हैं, और पौधे इन्हीं के कारण क्या होते हैं, हरे रहते हैं। तो हरित लवक पौधों में पाए जाते हैं, उनके पत्तियों में पाए जाते हैं, उनके तना में पाए जाते हैं, जिसके माध्यम से पौधे हरे होते हैं और अपना प्रकाशन करके भोजन बनाते हैं भैया। जो आवड़ी लवक होते हैं भैया बता सकते हैं जड़ में पाए जाते हैं, जहाँ पे मंड के रूप में भोज्य पदार्थ इकट्ठा रहता है। और आप बता सकते हैं जो वड़ी लवक होते हैं इनकी वजह से फल फूल पत्तियां अपना रंग बदलती रहती है भैया। तो बताएंगे वड़ी लवक आप बता सकते हैं कि जैसे टमाटर लाल होता है लाइकोपेन के कारण, चुकंदर होता है कैरोटीन के कारण, गाजर होता है विटामिन के कारण, मरचा होता है कैप्सिसिन के कारण। ये सब उर्वरक होते हैं जो रंग की परिवर्तन करते हैं, ये सब वड़ी लवक में देखे गए। टमाटर लाइकोपेन कैरोटीन विटामिन कैप्सिसिन ये सब होते हैं भैया। आवड़ी लोग क्या होते हैं जड़ में पाए जाते हैं, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाया जाता है। हरित लोग पत्तियों तना में पाए, जिसकी वजह से पत्तियां और तना भैया क्या होते हैं, हरे होते हैं। आई होप मैं आशा करता हूँ कि कक्षा 9th वाले की वीडियो ये एकदम बेसिक जानकारी थी भैया, हमने पूरा निचोड़ और पूरा डिटेल आपके सामने उखाड़ के रख दिया है। तो जय हिंद दोस्तों, आप लोग इसे ध्यान से एक बार देख लीजिएगा।